Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 21st of July 2023 Friday. बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ के लिए आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज़ लाइफ श्रिंक्स और एक्सपेंड इन प्रपोर्शन टू वंस करेज। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। चंद्रा मूव्स टू रेज डिश टीवी स्टेक। Mr. Subhash Chandra is in talk with JC Flower Asset Reconstruction ARC। तो JC Flower ARC दैट इज़ असट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी से मिस्टर सुभाष चंद्रा नेगोशिएशन की स्टेज में है। किस बात के लिए नेगोशिएशन हो रहा है? टू बाई बैक हिज फैमिली शेयर्स इन डिश टीवी इंडिया। तो डिश टीवी इंडिया में जो सुभाष चंद्रा और उनकी फैमिली का शेयर है उसको बाई बैक करने के लिए मिस्टर सुभाष चंद्रा इज़ इन डिस्कशन और इज़ इन टॉक विद JC फ्लावर असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी। और अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि सडनली मिस्टर चंद्रा जो है उन्होंने इस ARC से JC फ्लावर से जो अपने शेयर्स हैं वो बाई बैक करने का जो डिस्कशन है वो क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि पिछले 2 सालों से अगर हम देखें तो डिश टीवी ऑपरेटर के माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स के बीच में कंट्रोल को लेकर के, कंपनी के कंट्रोल को लेकर के बैटल चल रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस कंटेक्स्ट में जब सुभाष चंद्रा अपना शेयर इंक्रीज़ करने जा रहे हैं डिश टीवी में, अपना स्टेक इंक्रीज़ करने जा रहे हैं डिश टीवी में, so it will be a twist into this 2-year battle between the minority investors and promoters for control of India's third largest satellite TV operator। और इसके साथ ही कई सारे और भी प्रपोजल जो हैं असेट्स को, डिफरेंट टाइप के अदर असेट्स को बाई करने के लिए सुभाष चंद्रा, जिनकी एज 72 है, उन्होंने कई सारे और भी प्रपोजल्स जो हैं वो फ्लोट किए हैं, जहाँ पर एजुकेशनल कंपनी जी लर्न के शेयर्स भी इंक्लूडेड हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर एक बंगला, एक रियल स्टेट प्रॉपर्टी भी है अप्रॉक्सीमेटली 2.8 एकड़ सेंट्रल दिल्ली में। इस तरह के कई सारे प्रपोजल जो हैं मिस्टर सुभाष चंद्रा ने प्रपोज किए हैं डिफरेंट कंपनीज़ को। अगर हम JC फ्लावर्स की बात करें तो JC फ्लावर्स को अप्रॉक्सीमेटली 1500 करोड़ का जो प्रपोजल है या जो प्रपोज्ड अमाउंट है वो मिस्टर सुभाष चंद्रा ने ऑफर किया है टू बाई दीज असेट्स एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। और अगर हम डिश टीवी के शेयर की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज में उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 19.31 पर शेयर से जो डिश टीवी के शेयर्स हैं वो ट्रेड हुए, जिसके बेसिस पर अगर हम कैलकुलेट करें तो जो मार्केट वैल्यूएशन है डिश टीवी का अप्रॉक्सीमेटली 3555 करोड़ का है। और जो JC फ्लावर है उसके पास कितना स्टेक है? उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 24.19% का स्टेक है। और कल के ट्रेडिंग सेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन हुआ केवल JC फ्लावर के असेट का या JC फ्लावर के शेयर्स का, तो अप्रॉक्सीमेटली 860 करोड़ का जो शेयर है वो JC फ्लावर के पास है, JC फ्लावर के पास है। और उसके अगेंस्ट में 1500 करोड़ का प्रपोजल जो है वो दिया है मिस्टर सुभाष चंद्रा ने। हालांकि अभी JC फ्लावर के साथ से कोई ऐसा फाइनल एग्रीमेंट नहीं आया। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट। लेट अस सी कि आगे क्या डिसीजन होता है। सो दिस इज़ द इन्फोग्राफिक्स अबाउट सुभाष चंद्रास ऑफर और सुभाष चंद्रास वर्थ इनटू डिफरेंट कंपनीज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। डेलॉयट रिपोर्ट रेज कंसर्न अबाउट बायजूस फाइनेंशियल कंट्रोल्स। बायजूस के जो फॉर्मर स्टैट्यूटरी ऑडिटर थे डेलॉयट, जिसने इस पर्टिकुलर पोजीशन से अभी रिसेंटली रिज़ाइन किया है, इस पर्टिकुलर रेगुलेटर ने, आप बोल सकते हैं ऑडिटर ने, कंसर्न रेज किए हैं अबाउट द एलिज्ड वीकनेस इन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद इन थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। तो थिंक एंड लर्न इसकी कंपनी है या बेसिकली पेरेंट कंपनी है बायजूस की, उसकी फाइनेंशियल कंट्रोल, स्पेशली इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को लेकर के जो उसका फार्मर स्टैट्यूटरी ऑडिटर है डेलॉयट, उसने कई सारे कंसर्न रेज किए हैं। इन डिजिटली साइंड रिपोर्ट फ्रॉम द ऑडिटर हैज़ ओनली वन अटैचमेंट दैट इज रेजिग्नेशन लेटर शेयर्ड विद द बोर्ड एंड नो फर्दर रेफरेंसेस टू एनी लैप्सेस इन द कंपनी हैज़ बीन मेड ड्यूरिंग दैट टाइम। लेकिन अगर
उसके रेजिग्नेशन को ही देखा जाए, रेजिग्नेशन लेटर को ही देखा जाए, तो कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो अथॉरिटीज़ को बोले गए हैं, फर्दर प्रॉबिंग के लिए अथॉरिटीज़ को इंडिकेट किया गया है, जिसमें डेलॉयट ने कई सारे क्वेश्चंस रेज किए हैं केवल अपने रेजिग्नेशन लेटर में। उसके साथ कोई ऐसा फॉर्मल अटैचमेंट नहीं है, बट रेजिग्नेशन लेटर्स में कई सारे ऐसे पॉइंटर्स जो हैं वो डेलॉयट ने रेज किए हैं और अथॉरिटीज़ को बोला है कि उस पर फर्दर प्रॉबिंग करें, जिसमें लीडरशिप को लेकर के जो कि नवंबर 22 से मार्च 2023 तक है उस पर भी क्वेश्चन रेज किए गए हैं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को लेकर के भी क्वेश्चन रेज किए गए हैं। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डेलॉयट ने इंडिकेट किया है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इंफोसिस कट फाइनेंशियल ईयर 24 फोरकास्ट मिसेस Q1 प्रॉफिट एस्टिमेट्स। तो इंफोसिस लिमिटेड ने थर्सडे को रिपोर्ट किया है अपना वीकेस्ट जून क्वार्टर का रिवेन्यू ग्रोथ। तो फाइनेंशियल ईयर 21 से अगर हम देखें तो दिस इज़ द वीकेस्ट जून क्वार्टर रिवेन्यू ग्रोथ इन केस ऑफ इंफोसिस। और इसी पर्टिकुलर वीक रिवेन्यू ग्रोथ की वजह से जो कि इंफोसिस ने रिपोर्ट करी है जून क्वार्टर में, उसने अपनी एनुअल जो सेल फोरकास्ट था उसको भी स्लैश डाउन कर दिया। तो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो इनिशियली जो सेल फोरकास्ट किया था इंफोसिस ने उसको भी स्लैश डाउन कर दिया है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ जून क्वार्टर। और अगर जून क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में जो रिवेन्यू उसमें केवल 1% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में, Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में केवल 1% का ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले साल से कंपेयर करें तो 4.2% का ग्रोथ रेट है। Net profit approximately 10.9% in comparison to the last year. Operating margin has been shrunk to 20 or came down at 20.8%. हालांकि अप्रॉक्सीमेटली जो फोरकास्ट था उसके अकॉर्डिंग ही है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट रहा है, जो रिवेन्यू ग्रोथ रही है वो बहुत ही कम रही, जिसकी वजह से इंफोसिस ने अपने सेल्स फोरकास्ट का डेटा रिवाइज किया। और ऐसा नहीं है, कई सारे जर्नलिस्ट उनका ये मानना है कि कई सारी और कंपनीज़ पर भी इसका इम्पैक्ट या हम बोल सकते हैं कोई जो जून क्वार्टर रहा है उसमें कई सारी और कंपनीज़ के परफॉर्मेंस भी डेसिमल ही रही है, बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट या बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अब कितना रिवीजन किया है इंफोसिस ने? तो इंफोसिस ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 24 का जो रिवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है उसको 1 से लेकर के 3.5% का प्रोजेक्ट किया, 1 to 3.5%, जो कि पहले 4 to 7% था बेस्ड ऑन इट्स फाइनेंशियल ईयर 23 अर्निंग। तो हम देख सकते हैं सिग्निफिकेंट रिवीजन देखने को मिल रहा है। तो जून क्वार्टर की जिस तरह से परफॉर्मेंस रही उसके बेसिस पर कंपनी ने अपनी जो फर्दर जो रिवेन्यू ग्रोथ है, सेल फोरकास्ट है, उन सब का डेटा स्लैश कर दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, मणिपुर इफ़ गवर्नमेंट डजंट एक्ट वी विल। तो मणिपुर क्लैशेस को लेकर के जो रिसेंट मणिपुर में जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि अगर स्टेट्स गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को कि अगर आप टाइमली एक्ट नहीं करेंगे देन हमें एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरह से इस तरह के ह्यूमन राइट वॉयलेशन और वायलेंस जो है वो कंट्री में अलाउड नहीं है। और अगर अप्रोप्रिएट टाइम पर अप्रोप्रिएट मैनर में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट स्टेप इन नहीं करती देन वी विल एक्ट ऑन सुओ मोटो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, आर्बिट्रेटर रिजेक्ट मैक्स क्लेम ऑन केयर हॉस्पिटल। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन लिमिटेड petitions फॉर सीकिंग टू प्रिवेंट द सेल ऑफ TPG बैक्ड केयर हॉस्पिटल। तो केयर हॉस्पिटल का जो स्टेक सेल हो रहा था उसको रोकने के लिए मैक्स हेल्थ केयर ने पटिशन फाइल करी थी और इस पटिशन को जो आर्बिट्रेटर हैं उन्होंने डिसमिस कर दिया है। मैक्स का एक क्लेम था कि जो टर्म शीट साइन करी है मैक्स ने टच हेल्थ केयर से टू परचेज केयर हॉस्पिटल that is owned by Hyderabad based Quality Care India Private Limited, which in turn is 96% owned by Touch Healthcare backed by TPG and other। और इसी बेसिस पर जो है वो मैक्स ने पिटीशन करी थी। फिलहाल आर्बिट्रेटर ने मैक्स की जो क्लेम था उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड के क्या आर्टिकल नंबर 1 यानी बोलते हैं 6 और 7 जो है वो हम पेज नंबर 4 पर दिए हुए हैं और उसको हम यही डिस्कस कर लेते हैं। IMF बैट्स फॉर इंडियाज एंट्री इनटू ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस। अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस की बात करें तो इंडिया बहुत टाइम से अपना जो एंट्री है वो ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में करना चाह रहा है। उसी को लेकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम IMF के नाम से भी जानते हैं उसने इंडिया के साइड से हम बोल सकते हैं इंडिया के लिए बैटिंग करी फॉर इंक्लूजन फॉर एक्सपेक्टेड इंक्लूजन ऑफ इंडियाज़ बॉन्ड इनटू इंटरनेशनल बॉन्ड इंडाइसेस। और इसको लेकर के IMF का ये कहना है कि इंडिया के अगर हम बॉन्ड मार्केट को या डिफरेंट बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स को
इंटरनेशनल बॉन्ड इंडाइसेस में इंक्लूड करते हैं तो दैट कुड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फॉरेन पार्टिसिपेशन इन द कंट्री। तो इंडिया में फॉरेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करेगा स्पेशली बॉन्ड मार्केट में, और जो पोर्टफोलियो इनफ्लो है, एफपीआई इनफ्लो है, उसको और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, जिससे कि इंडिया को अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कैट को मीडियम टर्म में मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली आईएमएफ ने एडवांटेज जो है वो गिनाए हैं कि क्या अगर इंडिया का इंक्लूजन होता है, इंडिया के बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स का बॉन्ड मार्केट का इंटरनेशनल इंडाइसेस में इंक्लूडेड इंडेक्स में इंक्लूजन होता है तो उसके क्या क्या एडवांटेज होंगे। फॉरेन पार्टिसिपेशन इंडिया में ईज़ हो जाएगा, स्पेशली बॉन्ड मार्केट में एफपीआई इनफ्लो देखने को मिलेगा, जिससे इंडिया अपना कैट जो है मीडियम टर्म के लिए मैनेज कर सकता है। इसके अलावा IMF has also indicated that volatile portfolio investments are very sensitive to change in global financial conditions and country risk premium। और इसको सपोर्ट करते हुए ये भी बोला IMF ने कि रशिया के इंक्लूजन के बाद, रशिया के एक्सक्लूजन के बाद, जो रशिया को एक्सक्लूड किया गया है सैंक्शन पे, उसके बाद से अदर जो मार्केट इकोनॉमीज़ हैं, स्पेशली इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनका इंक्लूजन ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में बहुत ज़रूरी हो गया है। हालांकि अगर इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया चाहता है कि उसके बॉन्ड मार्केट, उसके बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स को इंडाइसेस में, ग्लोबल इंडाइसेस में इंक्लूड किया जाए, बट उसके लिए फ़िलहाल किसी भी तरह का टैक्स इंसेंटिव देने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री रेडी नहीं है, सच एज रैशनलाइजेशन ऑफ द कैपिटल टैक्स फॉर द इंक्लूजन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इनटू ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस। तो गवर्नमेंट का कहना है कि फ़िलहाल के लिए ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में इंक्लूड होने के लिए हम किसी भी तरह का इंसेंटिव, स्पेशली टैक्स इंसेंटिव नहीं देंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम देखें अदर एडवांटेज की बात करें, अगर हमारा जो बॉन्ड्स मार्केट है या बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पेशली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो जी सिक्योरिटीज़ हैं, अगर वो इंटरनेशनल बॉन्ड इंडाइसेस में इंक्लूड होती हैं तो गवर्नमेंट पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। एक तो हमारा एफपीआई जो इंक्रीज़ होगा वो होगा ही, लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रूडेंस की बात करें, गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रूडेंस की बात करें, तो ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट पर भी प्रेशर पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है फिजिकल डिसिप्लिन, फिजिकल प्रूडेंस और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं बॉन्ड्स के, उनको फॉलो करे। तो इंडिया को भी एडवांटेज है इस इंक्लूजन से, और जो वर्ल्ड है या जो हम बोल सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी एडवांटेज है। ईज़िली वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, ईज़िली किसी भी इमर्जिंग, स्पेशली इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में वो ईज़िली बॉन्ड मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस वेयर इंडिया स्टैंड। तो इंडिया की पोजीशन क्या है, चाइना की पोजीशन क्या है, ब्राज़ील, रशिया एंड साउथ अफ्रीका। तो जो टॉप इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनका कंपैरिजन है इन टर्म्स ऑफ द करंट अकाउंट बैलेंस, और परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म्स में कैलकुलेशन किया गया है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव पोजिशन में ही हमें देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, अफ्रीका टू लैटिन अमेरिका ट्रेड इन लोकल करेंसीज ऑन डी कार्ड। तो डी डॉलराइजेशन और रुपये के इंटरनेशनलाइजेशन की जो पेस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट पिछले कुछ टाइम से, हम देखें पैंडमिक के ड्यूरेशन से, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे मेजर ले रही है। सो इंडियन अथॉरिटीज़ आर नाउ इन टॉक और इन नेगोशिएशन विद सेवरल नेशंस इंक्लूडिंग अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका फॉर व्हाट, फॉर initiating the discussion for settling the bilateral trade in local currencies। तो जैसा यूएई के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है लोकल करेंसी सेटलमेंट को लेकर के, उसी तरीके से अदर कंट्रीज से भी बात करी जा रही है। इंडोनेशिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना are some of the countries where discussion were held to settle the bilateral trade in local currencies। इसके अलावा मलेशिया से भी बात हो रही है। तो लेट अस सी, हालांकि ये एग्रीमेंट्स कितने सक्सेसफुल होते हैं ये फ्यूचर की बात है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हम देखें तो इन सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया का अच्छा खासा सिग्निफिकेंट ट्रेड है। तो अगर ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट है ये अगर कंसेंसस में और एग्रीमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो डेफिनेटली दोनों ही कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। और जो डी डॉलराइजेशन की पेस है जिसको लेकर के अभी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ बहुत एक्टिव हैं, इंडिया के लिए बहुत एक सक्सेसफुल वेंचर रहेगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस ने, जापान टू इन्वेस्ट रुपी 2.95 ट्रिलियन इन इंडिया साइन सेमीकॉन पैक्ट। जापान अप्रॉक्सीमेटली 2.95 ट्रिलियन जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है डिफरेंट सेक्टर में। और कौन कौन से अगर सेक्टर में बात करें तो स्पेशली स्टील, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन एंड
टैलेंट डेवलपमेंट जैसे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जापान कीन है इन्वेस्टमेंट के लिए. सो टू कंट्रीज़ हैव ऑल्सो साइन द MOC. व्हाट इज़ दिस MOC? मेमोरेंडम ऑफ cooperation in semiconductor focus area like R&D, manufacturing, design and talent development. तो स्टील और सेमीकंडक्टर जैसे जो प्रॉमिसिंग एरियाज़ हैं जहाँ पर रिटर्न अच्छा है उन सारे सेक्टर में जापान जो अप्रॉक्सीमेटली 2.59 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में. और इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन भी साइन किया है दोनों ही कंट्रीज़ के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मिल करके. और इस एग्रीमेंट के तहत एक नया इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा जो दोनों ही कंट्रीज़ के इंडस्ट्री और गवर्नमेंट पैक्ट लेवल पे कोऑपरेशन करेगा. तो न्यू पैक्ट जो साइन हुआ है इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में उसमें कोऑपरेशन इंप्रूव करने के लिए उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया जाएगा. और इस इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और इंडिया में डेफिनेटली एवरीवन वांट्स टू हैव द रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, स्पेशली जितने भी कंपनीज हैं. और तो उस कंटेक्स्ट में इंडिया के लिए ये जो मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ है, MOC साइन हुआ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और इंडिया में ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. जापान सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं अपनी टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना जाता है. आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम Business Standard. India's third most valued NBFC is born. So Jio Financial Services, a unit of Mukesh Ambani's Reliance Industry Allier, get valued at 1.66 trillion, approximately $20 billion. Following an hour-long special trading session conducted by Stock Exchange on Thursday. और जो पर शेयर के प्राइसेस रहे अप्रॉक्सीमेटली 261.85 पर शेयर रहे, जो कि एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था. एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 134 से लेकर के 224 की एक्सपेक्टेशन थी. उसके कॉन्ट्रेरी 261.85 पर पीस पर RIL के जो यूनिट के शेयर हैं वो ट्रेड हुए. और इस बेसिस पर अगर करंट वैल्यूएशन को देखें तो जो जियो फाइनेंशियल है वो इंडिया की 33वीं मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है और तीसरी यानी थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है. फर्स्ट कौन है या फर्स्ट टू कौन है? बजाज फाइनेंशियल्स एंड बजाज फिनसर्व. आप देख लेते हैं नेक्स्टली पेमिस टू टेक फोलकोडीन कफ मेडिसिन ऑफ शेल्स. तो जैसे ही ड्रग रेगुलेटर ने जो एक कफ सिरप है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ओपिएट है जिसको कोडीन के नाम से भी उस कफ सिरप को जाना था, उसके यूज़ के लिए कॉशन किया गया है. उसके इमीडिएटली बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो कई सारे मेडिसिन स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, वो अब ऑफ शेल्स होने जा रहे हैं. WHO ऑल्सो सीक्स हेल्प फ्रॉम इंडिया इन टॉक्सिक कफ सिरप केस. अगर आप थोड़ा सा अवेयर है मैटर में तो टॉक्सिक कफ सिरप लेने से अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज़ में बच्चों की जान गई. उसके बाद से WHO भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है. इंडिया में भी जो ड्रग रेगुलेटर हैं इस केस को इन्वेस्ट कर रहे हैं. और इसी पर्टिकुलर केस के कंटेक्स्ट में ही जो ड्रग रेगुलेटर है उसने कॉशन किया था अगेंस्ट द यूज़ ऑफ मेडिसिन कंटेनिंग द ओपिएट कॉल्ड फोलकोडीन, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस ओपिएट कंटेंट है ये बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट कर रहा है पीपल में, जिसकी वजह से उनको या तो सर्जरी के लिए जाना पड़ रहा है विद जनरल एनेस्थीसिया लेटर ऑन, या फिर कई केसेस में उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल लॉसेस भी हो रहा है. जनरली लॉस इन ब्लड प्रेशर, लॉट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, कफिंग और क्लॉगिंग ऑफ द एयरवेज, लो ऑक्सीजन लेवल, दीज आर द फ्यू सिम्टम. तो ऐसा कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर कॉशन के बाद प्रोबेबली अब हमें फोलकोडीन जो है वो सेल्स में या मेडिकल स्टोर्स में देखने को नहीं मिलेगा. आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप. नीड इंडिपेंडेंट बॉडी टू डेवलप रेगुलेट AI ट्राई. तो ट्राई स्टैंड्स फॉर व्हाट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए. ट्राई किसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है? तो इसी पर्टिकुलर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने डिमांड करी है या बोला है या प्रपोज किया है कि इंडिया में AI को, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैनेज करने के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की ज़रूरत है. अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसके कई सारे एडवांटेजेस भी हैं और कई सारे उसमें चैलेंजेस या लूप होल्स भी हैं, चाहे वो प्राइवेसी रिलेटेड लूप होल्स हों, चाहे वो एथिक्स रिलेटेड हों. तो
एक डबल एज स्वॉर्ड बोला जाता है एआई को। तो उसे रेगुलेट भी करना है और उसमें डेवलपमेंट भी करना है। हम ये इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कि एआई के कुछ इश्यूज अनएथिकल है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम एआई के डेवलपमेंट या रिसर्च को छोड़ नहीं सकते। और इसी कंटेक्स्ट में ट्राई ने बोला है कि इंडिया में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है, रेगुलेट करना है, तो उसके लिए हमें एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की ज़रूरत है। और इसी कम्युनिकेशन में ट्राई ने ये भी बोला है कि इंडिया में एआई को मैनेज करने के लिए डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया शुड हैव द पावर टू रेगुलेट द एआई, जहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपर डिफाइन होनी चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिफाइन होना चाहिए कि कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। तो एक बड़ा प्लान है, एक एपेक्स बॉडी की डिमांड करी है, जहाँ पर डेटा डिजिटलाइजेशन, डेटा शेयरिंग, डेटा मोनेटाइजेशन, डेटा लोकलाइजेशन, इन सारे इशूज़, डेटा प्राइवेसी, इन सारे इशूज़ को डिस्कस करने के बाद, इन सारे इशूज़ को रेगुलेट करने के बाद ही एआई में डेवलपमेंट किया जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, फॉर्मल जॉब क्रिएशन स्लोज इन मे। तो एज पर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, जो फॉर्मल जॉब क्रिएशन है मई के मंथ में वो रिड्यूस हुआ है। कैसे पता चलता है EPFO को? EPFO को डेटा कहता था, जब भी कोई फॉर्मल जॉब जब कोई भी फॉर्मल जॉब ज्वाइन करता है एम्प्लॉई, तो वो EPFO में रजिस्टर्ड होता है फॉर प्रोविडेंट फंड। तो रजिस्ट्रेशन अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम ये मानते हैं EPFO के डेटा के अकॉर्डिंग कि जो जॉब क्रिएशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया था कि जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, जिससे इंडिविजुअल्स को जॉब नहीं मिल रही है, दैट इज़ वाई दे आर नॉट रजिस्टरिंग अंडर EPFO। तो EPFO के डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मल जॉब क्रिएशन हैज़ बीन स्लोड इन द मंथ ऑफ मे आफ्टर रिकवरिंग स्लाइटली बिफोर द मई मंथ, यानी हमें अप्रैल और मार्च में थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला था जॉब क्रिएशन में, लेकिन अभी मई का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो न्यू EPF सब्सक्राइबर हैं वो रिड्यूस हुए हैं, जिसकी वजह से स्लाइट डिक्रीज़ हमें मई के मंथ में देखने को मिला। अप्रैल में जो नंबर था रजिस्ट्रेशन का अप्रॉक्सीमेटली 8,91,974 था, जो कि इस बार मई के मंथ में रिड्यूस होकर के 8,83,176 पहुंच गया है। और इसी के बेसिस पर एंटिसिपेट किया जाएगा कि प्रोबेबली जो फॉर्मल जॉब क्रिएशन है वो रिड्यूस हुआ है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, सेंटर बैन एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस। तो सेंटर ने थर्सडे को जो नॉन बासमती वाइट राइस है उसका एक्सपोर्ट विद इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिया है। रीज़न बिहाइंड, डोमेस्टिक सप्लाई को बूस्ट करने के लिए, जिससे कि जो प्राइस है राइस का वो कंट्रोल है और इन्फ्लेशन जो है वो शूट अप ना करे। तो प्राइमरीली इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए सेंटर ने जितने भी नॉन बासमती वाइट राइस हैं उनका एक्सपोर्ट इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिया है। नॉन बासमती वाइट राइस अकाउंट्स अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% ऑफ टोटल राइस एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो आप सोच सकते हैं 25 से 30% जो नॉन बासमती वाइट राइस है उसका एक्सपोर्ट रुक जाएगा इमीडिएट इफेक्ट से, जिससे क्या होगा, मार्केट में हमें सफिशिएंट सप्लाई देखने को मिलेगी और प्राइस जो है वो कंट्रोल रहेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।